हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल से हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें एचपी पटवारी में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इलेक्शन के बाद आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर मैं प्रीवियस से ट्रेंड्स की भी बात करता हूं तो 2015 में इसका पेपर आया था, 17 में भी इसका पेपर आया था, 19 में भी पेपर आया था। तो काफी चांसेस है कि इस बार भी इस एग्जाम के होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये इसकी जो वैकेंसीज होती है, वैकेंसीज भी काफी ज्यादा होती है और इसके साथ साथ इसमें जो कंपटीशन लेवल होता है वो भी काफी हाई रहता है। और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 4 महीने का समय चाहिए। और नोटिफिकेशन के बाद अगर आप सोच रहे हो कि हम नोटिफिकेशन के बाद प्रेपरेशन शुरू करेंगे, तो नोटिफिकेशन के लगभग 2 महीने के भीतर ही आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इतना हमारे पास समय नहीं है, हमें अपनी प्रेपरेशन को अभी से शुरू करना है और इस प्रिपरेशन को आप शुरू कर सकते हो सिविल स्टाफ हिमाचल के साथ। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हम मैथ में जो टॉपिक होता है एक परसेंटेज, जिसको हम प्रतिशत भी बोलते हैं, उसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपने बने रहना है। जो क्लास रहेगी जो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 18% ऑफ x प्लस वाई, देन फाइंड x रेशो y। रेशो मतलब अनुपात। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई इस सवाल को हम यहाँ पे। सबसे पहली चीज तो आप लिखो पहले कि क्या लिखा हुआ है कि 30% ऑफ x माइनस वाई बराबर है 18% ऑफ x प्लस वाई। 18% ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं x प्लस वाई को नीचे ले आऊं और ये नीचे चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो इस तरीके से बनेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर है 18% बटे 30%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है इसको। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 गुना 3 18 और 6 गुना 5 30, 3/5 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहां 5 से गुणा करिए तो 5x, इधर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ठीक है, तो x को ले जाओ इधर और y को ले जाओ उधर, तो ये बन जाएगा 2x बराबर है 8y। ठीक है जी, तो ये 1 से और ये 4 से कैंसिल, तो यहां से x अपॉन वाई का वैल्यू कितना बन जाएगा हमारे पास 4/1। 4/1 और ऑप्शन क्या है, ये रही ऑप्शन नंबर ए, 4:1 इस सवाल का क्या होने वाला है जवाब। तो आई होप ये पहला सवाल आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या लिखा गया है कि अ नंबर increased by 22.22% given 98 as result the number is। किसी संख्या को 22.22% बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाती है। तो बताइए उस संख्या क्या है, उस संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखो ये 22.22% क्या चीज है, इसको समझना आप सभी ने। देखो एक कुछ फ्रैक्शंस होती है, अगर मैं 10% की बात करता हूं तो ये क्या होता है 10/100। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 1/10 बोल सकते हैं। 10% क्या होता है 10/100, या फिर इसको क्या बोला जाता है 1/10। उसी प्रकार से ये जो हमारे पास 22.22% होता है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा हमारे पास जी 2/9। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 2/9 होता है। ठीक है, मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में एक या फिर एक एडिशनल क्लास आपके साथ एक शेयर करूंगा जिसमें सारी फ्रैक्शंस लिखी होंगी। ठीक है, या फिर आप एक बार ऐसा करना कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में मैं एक इमेज डाल दूंगा जिसमें ये सारी फ्रैक्शंस ऐसे लिखी होंगी कि किसकी वैल्यू क्या होती है। समझ गए बात को। ठीक है, तो ये 2/9 होता है। तो आपको क्या बोला गया था कि किसी नंबर को 2/9 से बढ़ाया जाए, 22.22% अगर बढ़ाया जाए तो वो कितना हो जाता है 98 हो जाता है। ठीक है, तो देखो 2/9 का अर्थ क्या है कि अगर कोई पहले संख्या थी, पहले अगर कोई संख्या 9 है तो उसको कितना बढ़ाया जा रहा है हमारे पास 2 से। ठीक है, अगर कोई पहले संख्या 9 थी तो अब उसको कितने से बढ़ाया जा रहा है
9 से। ये है भाई इसका मेन जो तर्क है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस 98 को मैं ऐसा करता हूं 99 कर लेता हूं, थोड़ा जल्दी आंसर निकल जाएगा हमारा, नहीं तो पॉइंट्स में आएगा। इसमें थोड़ी सी एरर है, इसको मैंने ठीक कर दिया। ठीक है, तो देखो पहले कोई संख्या 9 थी, अब उसको 2 से बढ़ाया गया, तो अब वो कितनी हो गई होगी अपने आप का 11। 9 + 2 कितना हो गया 11, और इस 11 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 99। ठीक है 99। तो ये कब आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करके। आपसे पूछा गया है कि पहले संख्या क्या थी, तो पहले क्या थी 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे गुना 9 कर दो, आंसर आएगा 81। आंसर कितना आएगा 81 आएगा। ये लिखा थोड़ा सा गलत था, ये 99 था यहाँ पे। तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। देखो इसकी बस फ्रैक्शन आपने याद रखनी है, और इसके लिए मैं आपको अलग से क्लास भी दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसी सवाल को देखो, फिर से वही चीज आ गई है, दोबारा से एक बार वही सवाल है। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप खुद दो एक बार कमेंट सेक्शन में। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। और ये जो 37.5% होता है, ये फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 3/8 के। ये 3/8 के बराबर होता है, पिछले सवाल जैसा ही है। तो आपको क्या बोला गया है कि अगर मैं किसी नंबर में 37.5% उसका ऐड कर दूं तो रिजल्ट कितना हो जाता है 1320। तो बात वही है, देखो 37.5% मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, कितना होता है 3/8। 3/8 का मतलब क्या है कि 8 जो है ये पहले वो संख्या रही होगी। ठीक है, और ये 3 क्या है, जितना उसको बढ़ाया गया है, जितना उसमें जोड़ा गया है या बढ़ाया गया है उसको। ठीक है, तो नई संख्या जो बनेगी वो कितनी बन जाएगी 11 है, और इस 11 की वैल्यू कितनी है 1320। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1320/11। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है, मतलब वो संख्या क्या है, मूल संख्या क्या थी। तो मूल संख्या क्या है 8, जो पहले थी। तो एक की वैल्यू अगर 1320/11 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना 8 कर दो। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे गुना 8 कर देंगे। तो 11 गुना 12 होता है 132, तो 12 गुना 8 होता है 96। तो आंसर कितना रहेगा हमारे पास 960। इस सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा 960 होगा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो आपको पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, या फिर अगर कोई भी ऐसा एग्जाम क्लरिकल लेवल का जिसमें मैथ पूछा जाता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट। कि क्या होता है कि एक आदमी है 3/5 की बजाय 7/4 से एक संख्या को गुणा कर लेता है, तो उस पर उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए कितना होगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि मल्टीप्लाई कर दिया जी 7/4 से, 7/4 से। करना किससे था जी 3/5 से। तो ये एक्चुअल हुआ जिससे करना था, है ना, और इससे कर दिया, हम कहेंगे इससे कर दिया मल्टीप्लाई उसने। तो कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। अब एक ऐसा नंबर देखो, आपने खुद मान के चलना है, एक्स नहीं मानना। ठीक है, आपने एक ऐसा नंबर मान के चलना है जो इससे भी मल्टीप्लाई हो जाए, इससे भी गुणा हो जाए, और इससे भी गुणा हो जाए। एक ऐसा नंबर लेके चलो जिसको मैं इससे गुणा करूं तब भी एक सिंपल नंबर आए, नेचुरल नंबर आए, और अगर इससे गुणा किया जाए तब भी एक नेचुरल नंबर आए। खुद से अज्यूम करना है अपनी मर्जी से, कुछ भी 10 20 50 कुछ भी अज्यूम कर लो। जैसे अगर मैं मान लो 20 अज्यूम करता हूं, मैंने मान लिया कि वो नंबर कितना था 20, तो मैं दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कि उस नंबर को 7/4 से गुणा कर दिया, लेकिन करना किससे था 3/5 से। तो अगर मैं इस प्रकार से करता हूं तो ये कितना वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 35, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बन रही है 12। ठीक है, वैल्यू कितनी बन रही है 12 बन रही है। अब हुआ क्या यहाँ पे, आपको बोला गया है कि कितना चेंज आया है, कितना इंक्रीज हुआ है या कितना चेंज आया है रिजल्ट में। तो देखो एक्चुअल में आंसर आना चाहिए था 12। अगर मैं 20 मान के चलूं तो 3/5 से गुणा करके आंसर कितना आना चाहिए था 12, बट गुणा कर दिया हुआ है 7/4 से। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 35। आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे जी 35 आ रहा है। ठीक है ना, तो कितना चेंज हुआ आप यहाँ पे देखो, कितना चेंज हो रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 23 का चेंज हो रहा है, 23 बढ़ रहा है ना, तो 23 का चेंज हो रहा है 12 पे। होना था 12 चाहिए था, लेकिन 23 बढ़ के 35 हुआ, तो 23 का चेंज हुआ है। तो आपसे प्रतिशत में चेंज पूछा है तो गुने 100 कर दो। तो यहाँ पे ये 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से। ठीक है, 23 गुना 25 करेंगे हम तो आ जाएगा 575/3। इसको और सॉल्व कर लो, 1912/3%।
बस डिवाइड किया है मैंने, इसका आंसर कितना आएगा 191 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर ज्यूम कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका एक और तरीका भी बता देता हूं, आप एक्स नंबर भी ज्यूम कर सकते हो। कर दिया 4/4 से, करना था किससे 3/5 से। तो अगर मैं इनका रेशो बना लेता हूं बच्चे, अनुपात, तो एक्स एक्स कट जाएगा और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, आंसर फिर वही आएगा 35 और 12। आंसर फिर वही आएगा 35 और 12, आपकी मर्जी है, ठीक है ये। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, अगर ए की इनकम बी से 20% क्या है, कम है, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। तो बी की इनकम बताइए ए से कितनी ज्यादा होगी, बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा होगी। समझ गए ना बात को, ए की इनकम 20% लेस है बी की इनकम से, तो बताइए बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा होगी ए की इनकम से, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान से समझना। पहले क्या लिखा हुआ है कि ए इज 20% लेस देन बी, इसका तात्पर्य क्या है कि ए 20% कम है बी से। तो बी अगर 100 है तो ए कितना होना चाहिए 80, 20% कम, 20% कम। अब आपसे पूछा गया है कि जो बी है वो ए से कितना ज्यादा है, तो भाई जितना ये कम था उतना ही ये ज्यादा होगा, है ना। जितना ये, अगर ये 20 कम है तो ये 20 ज्यादा होगा। तो 20 ज्यादा है, लेकिन ज्यादा किससे है इस बार, है ना। 20 ज्यादा है, 20 वैल्यू ज्यादा है, लेकिन ज्यादा किससे है ए से, ठीक है। इस बार कंपैरिजन किसके साथ हुआ, ए के साथ। तो डिवाइड में भी क्या आएगा ए, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे गुणा 100 करेंगे। देखो ए जो है वो 20% लेस देन बी था, और बी जो है वो क्या है 20 ज्यादा है किससे, ए से। तो 20 ज्यादा है ए से, तो ए को बेस मानेंगे। तो परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे जी, 1/4 से कट गया और 4 गुना 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जवाब कितना आ जाएगा 25%। इसका जवाब कितना आएगा हमारे पास 25%, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज की दूसरी से 20% कम है तो दूसरी वाली 20% ज्यादा होगी ना, परसेंटेज में क्या होता है ये चेंज हो जाती है वैल्यूज, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro Max डिक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%। पहले क्या हुआ 10% कम किया और फिर 10% कम कर दिया, तो बताइए अब टोटल कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है। Redmi Note 9 Pro अधिकतम की कीमत 10% में कमी हुई और फिर 10% की कमी हुई, मतलब पहले 10% कम किया फिर 10% कम किया। तो बताओ ओवरऑल कुल कितना कम हुआ है जी, संयुक्त गिरावट का पता लगाएं, टोटल कितनी कमी आई है इसमें। अब देखो ऑप्शन में 20% भी है, बट 20% इसका आंसर नहीं होगा। क्या होता है कि स्टूडेंट 10% और 10% 20% मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो समझ के चलना, मान के चलो कि इसका रेट था 100 रुपए, पहले जो Redmi Note 9 Pro था इसका रेट मान के चलो 100 रुपए था। तो जब इसमें 10% की गिरावट आएगी, तो 10% मतलब माइनस करना है ना हमको, 10% माइनस करना है। तो जब हम इसमें 10% भाई माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी 90, है ना। इसका 10% कितना होता है 10, 10 कम हो गया कितना बचा 90। अब कह रहा है फिर से 10% की कमी आई है। अब ये जो 10% की आपके पास कमी आ रही है ये 90 का, 90 का 10% देखेंगे हम, और 90 का 10% कितना होता है 9, तो 9 माइनस करेंगे, है ना। तो कितना हो गया जी 81। तो टोटल कम कितना हुआ है 10 रुपए यहाँ पे 9 रुपए यहाँ पे, कितना 19। तो 19 कम हुआ है आउट ऑफ 100, या फिर 19% कम हुआ है। समझ रहे हो ना, आंसर कितना आएगा इसका 19%। इस सवाल का जो जवाब होगा वो हो जाएगा 19%। अगला सवाल देखो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। मैं चाहूंगा कि इस सवाल को आप खुद करने की कोशिश करें पहले, क्योंकि उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ ए बेयर शैम्पू इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल प्राइस, ठीक है। शैम्पू की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। पहले 20% बढ़ा है फिर 10% घटा है। तो आपको बोला गया है कि कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई है ओवरऑल, ठीक है। संयुक्त कमी आपसे या पूछा गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको भी सेम वही तरीके से,
कि मान के चलो कि पहले उसका जो रेट था वो 100 रुपए था, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि प्राइस जो है वो 20% बढ़ जाता है, मतलब उसमें 20% इंक्रीज करेंगे हम, ठीक है। तो 20% किसका होगा, 100 का, तो 20 रुपए इंक्रीज होगा, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 120। फिर उसने क्या कहा कि भाई अब हमने क्या करना है, इसमें 10% की कमी करनी है, 10% इसमें क्या करना है जी, डिक्रीज करना है। तो 10% कितना हो जाएगा जी, 12। 10% कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का 12 अगर मैं कम करता हूं तो कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, पहले 20 रुपए बढ़े, फिर 12 रुपए कम हो गए, तो 8 रुपए ही बढ़े हैं ना ओवरऑल। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 8% इंक्रीज। आंसर क्या रहेगा, 8% का इंक्रीज। तो ये 8% इंक्रीज ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही हमारे सवाल का जवाब होगा, यही हमारे सवाल का क्या होने वाला है, जवाब होने वाला है, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है और आंसर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। हम धीरे धीरे अपना लेवल जो है वो इंक्रीज करते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे, हमने प्रिपेयर रहना है वर्स्ट कंडीशंस के लिए। हालांकि जो आपके अभी पिछले 3 पेपर्स का एनालिसिस अगर मैं देखूं, जो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस भी किए हुए हैं, अगर आप सर्च करोगे ना कि मैथ पेपर डिस्कशन ऑफ एचपी पटवारी, साल लिख देना आगे, आपका आ जाएगा, ठीक है। मैंने ही डिस्कस किया हुआ है, उसमें लेवल ऐसे ही चल रहा था। तो मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा जिसमें आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला सवाल क्या कह रहा है आपको कि प्राइस ऑफ टिकट इन अ सर्कस इंक्रीजेज बाय 50%, कि जो प्राइस है टिकट का सर्कस में किसी में, उसमें 50% की वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ विजिटर्स रिड्यूस्ड बाय 20%, कि जो उसमें विजिटर्स आते हैं, मतलब जो लोग आते हैं उस पर्टिकुलर सर्कस को देखने के लिए, उसमें 20% की कमी हो चुकी है, उनकी संख्या में 20% की कमी हुई है। आपसे पूछा गया फाइंड इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम, कि जो उनकी इनकम है, ठीक है, जो उनकी कमाई है, उनमें आपसे पूछा गया है कि बताओ कितना कमी आई है या फिर वृद्धि हुई है, ठीक है। देखो दो चीजें हुई हैं इसमें, सबसे पहले तो इनकम का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर मैं इनकम की बात करूं, जो उनकी कमाई है वो कैसे पता चलती है, जब हम क्या करेंगे, जो प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ विजिटर्स के साथ, उनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ विजिटर्स के साथ, ठीक है। तो देखो करना किस तरीके से होता है समझना। अगर मैं बात करता हूं प्राइस की, तो प्राइस की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि प्राइस जो है टिकट का उसमें 50% की वृद्धि आई, मतलब पहले और अब में, पहले और अब में अगर देखा जाए तो यहां पे क्या हो रहा है, पहले 100 रुपए की टिकट थी, अब कितने की हो जाएगी, 150 रुपए की। पहले 100 रुपए की थी टिकट, अब कितनी हो जाएगी, 150 रुपए की, 50% की वृद्धि आई है। इसको आप चाहो तो 0 से 0 काट के इसको 2:3 लिख सकते हो, है ना, अनुपात में लिख लो 2:3। आगे उसने क्या बोला है कि भाई जो हमारे नंबर ऑफ विजिटर्स थे, मतलब एन नंबर ऑफ जो पर्सन थे, उनमें डिक्रीमेंट हुआ है 20% का, वो 20% डिक्रीज हुए हैं। मतलब अगर वो पहले 100 थे तो अब कितने होंगे, 80, है ना। पहले अगर 100 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 80। तो इनको भी 0 से 0 काट के 5:4 लिख देते हैं, 5:4 लिख देता हूं। ये चीज आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो इनकम होती है, इनकम क्या होती है हमारे पास, प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ विजिटर्स, ठीक है। तब प्राइस कितना है, 2 है, नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं, 5, तो पहले इनकम क्या रही होगी, 10, ठीक है। अब की अगर मैं बात करूं तो अब क्या होता है, प्राइस कितना है, 3, नंबर ऑफ विजिटर कितने हैं, 4, तो कितनी होगी इनकम हमारे पास, 12 है। पहले 10 थे अब 12 है, तो भाई कितना इंक्रीज हुई है जी इनकम, इनकम इंक्रीज हुई है 2 रुपए, है ना। 10 से 12 हुई तो 2 रुपए इनकम इंक्रीज हुई है 10 में, पहले कितनी थी, 10 रुपए थी। तो ओवरऑल कितने प्रतिशत इंक्रीज हुई होगी, 20%। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 20% इंक्रीज, बढ़ गई है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, 20% इंक्रीज। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। अगला सवाल देखिए जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उसी तर्ज के ऊपर ही है ये क्वेश्चन जो भी पहले करा था हमने। इसमें क्या था कि प्राइस ऑफ अ राइस डिक्रीज बाय 20%,
कि चावल की जो कीमत है वो 20% कम हो चुकी है। कम होने का मतलब क्या है कि पहले अगर 100 रुपए का था तो अब 80 रुपए का होगा, है ना। तो प्राइस का अगर मैं रेशो देखूं, अनुपात देखूं, तो वो क्या रहेगा 5:4। अभी काटा था ना 0 से 0 करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कहता है कि एक जो व्यक्ति है वो 360 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। मतलब टोटल खर्चा कितना कर रहा है, उसका जो खर्च है, उसका जो खर्च कर रहा है वो कितना हो रहा है 360 रुपए का। टोटल खर्च कितना है 360, और उसमें 2 केजी वो एक्स्ट्रा ले रहा है। अब एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो गया। जब प्राइस कम होगा तो आप पहले से ज्यादा खरीदोगे, है कि नहीं, पहले से ज्यादा खरीद सकते हो, ठीक है। अब एक चीज समझना, जितना प्राइस बढ़ेगा आप सामान उतना ही कम खरीदोगे, और जितना प्राइस कम होगा आप उतना ही सामान जो है वो ज्यादा खरीद सकते हो। तो यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी जो होती है, प्राइस और क्वांटिटी जो हमारे पास होती है, उसका जो रेशो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। मतलब जो अगर आपका अनुपात प्राइस का 5:4 है, तो क्वांटिटी का, यानी कि जो आप सामान खरीद रहे हो, जो आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, वो उसका रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमेशा, ठीक है। ये रिलेशन होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 2 किलो वो ज्यादा खरीद रहा है, तो यहाँ पे अगर आप रेशो में देखोगे तो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1 किलो, है ना, 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है कि नहीं। तो 1 किलो जो है, ये जो रेशो में 1 है, वो 2 किलोग्राम के बराबर है, 2 केजी के बराबर है जी। तो 1 की वैल्यू अगर 2 केजी है तो 4 की वैल्यू 8 केजी होगी, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 केजी हो जाएगी, ठीक है। मतलब पहले वो सामान खरीदता था 8 किलो, अब वो सामान खरीदता है 10 किलो। ये चीज तो आपको समझ आएगी होगी, ठीक है। कह रहे 2 किलो ज्यादा खरीदता था, 4:5 में अगर सामान खरीदा जा रहा है तो पहले 8 फिर 10 किलो खरीदता होगा, 2 किलो का डिफरेंस आ गया कि नहीं, ठीक है। और कितने में खरीदता था, 360 रुपए में। तो देखो 360 रुपए में अगर वो पहले 360 रुपए में अगर वो पहले 8 किलो खरीदता था, तो रेट क्या रहा होगा, पहले वाला रेट क्या रहा होगा, 360 रुपए में अगर वो 8 किलो खरीदता था, तो पहले वाला रेट क्या रहा होगा, 45। और अगर मैं अब की बात करूं, प्रेजेंट की बात करता हूं, तो अब 360 रुपए में कितना खरीद रहा है, 10 किलो खरीद रहा है, ये देखो। तो अब प्राइस कितना रहा होगा, 36। तो ऑप्शन देखो 45 और 36 वाली, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। समझ गए बात को जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है बच्चे, ये वाला सवाल आपने करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने जरूर करना है, ठीक है। अब मैं कुछ एक दो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में। अब देखो, जो स्टूडेंट जिनको ये क्वेश्चन आते हैं और उनको इजीली समझ भी आ रहा है और वो सॉल्व भी कर रहे हैं इजीली, तो वो तो भाई उनकी तैयारी हो रखी है, मैं ये कहूंगा कि उनका मैथ अच्छा है। दूसरे नंबर का स्टूडेंट की जिसको समझ तो आ रहा है, बट उसके लिए सब कुछ नया लग रहा है ना। एक दूसरी कैटेगरी ये भी होगी, उसको नया नया लग रहा होगा लेकिन समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी कैटेगरी जिनको समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, दूसरी और तीसरी कैटेगरी जो है उनको पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। अगर तो आपको आता है जी ऑलरेडी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ये सवाल समझ भी ना आए हो, या हो सकता है कि समझ आ रहे हो लेकिन कैसे हो रहे हैं पता नहीं चल रहा। और इन फ्यूचर अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को हिला दिया जाए, वो निकलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हमने थर्ड बैच अपना शुरू कर दिया है पटवारी के लिए, ये आप नोट कर लीजिए, थर्ड बैच हमने शुरू कर दिया है एचपी पटवारी के लिए, ठीक है। परसों शुरू हुआ है बैच, अभी 13 नवंबर को, अभी एक क्लास गई है। इसमें मैं आपको पूरा मैथ कवर करवाऊंगा, हर एक चैप्टर। टोटल 18 चैप्टर्स थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे, जो मैंने आपको भी बताया था, आई थिंक 18 चैप्टर्स थे। जो पिछले 3 बार जो पेपर हुए उनमें 18 चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक चैप्टर से एक एक दो दो सवाल। तो ये 18 के 18 चैप्टर में आपको करवाऊंगा, प्लस इसमें इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, जीएस में पूरी जीएस और एचपी जीके भी रहेगा, करंट अफेयर्स का सेक्शन भी रहने वाला है। और इस पूरे कोर्स में टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना, टेस्ट सीरीज भी इसका पार्ट रहेगी। मतलब पूरे कोर्स में अगर हम देखें तो मैथ के आपको एक तो 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, एक 2000 से ज्यादा ही होंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के भी 3000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट और क्या मिलेगा, इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, मतलब 1000 क्वेश्चन ये भी होंगे।
और इन 1000 क्वेश्चन में क्या होने वाला है, 250 क्वेश्चन मैथ के, 250 इंग्लिश के, 250 हिंदी के और 250 क्वेश्चन बाकी जीएस के। अब इससे ज्यादा क्या ही करना आपने किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, है ना। नोट्स वगैरह, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नोट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, मतलब हिंदी में अलग नोट्स होंगे, इंग्लिश में आपके अलग 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 से नोट्स होंगे, यानी कि जिस भी मीडियम से आप हो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो पढ़ाने का हमारा तरीका रहेगा वो यही तरीका है जिस जैसे अब मैंने आपको अभी एमसीक्यू डिस्कस करवाए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ, क्योंकि पेपर में भी इसी प्रकार से आता है, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस बैच को आज ही ज्वाइन करें, ताकि आज से अगर आप प्रेपरेशन शुरू करते हो तो आने वाले 4 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपकी बैच के दौरान ही आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन जब आएगी तो आपको खुद ही खुशी होगी कि हाँ हमारा सिलेबस एटलीस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। इंस्टेंट की नोटिफिकेशन का वेट करो, जब नोटिफिकेशन आएगी फिर तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो जाओगे आप। ऑलरेडी हमारे 2 बैचेस चल रहे हैं जिसमें 100+ स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, ठीक है। तो आप भी टाइम वेस्ट ना करें, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, पटवारी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वेट करने की जरूरत नहीं है, आप आज से अपनी प्रेपरेशन शुरू करिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन मैं बंद कर रहा हूं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।